समय क्या है? वॉट इज टाइम? एक ऐसी चीज जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, जो लगातार बह रहा है। एक ऐसी चीज जिसका हमारी डेली लाइफ में यूज है। एक ऐसी चीज जिसके न होने से हमारा अस्तित्व भी न हो, जो लगातार ब्रह्मांड को बदल रहा है। एक ऐसी चीज जिसमें समाया है सारा इतिहास, वर्तमान और आने वाला भविष्य। एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं है। पूरी दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी आप एक पल नहीं खरीद सकते, लेकिन विज्ञान की नजरों से हम इस पल को जान सकते हैं। तो सवाल है कि आखिर ये पल क्या चीज है? आखिर समय क्या होता है? क्या वास्तव में समय का अस्तित्व है भी या नहीं? या फिर समय एक भ्रम है? अगर समय एक भ्रम है तो यह भ्रम पैदा कैसे होता है? दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं समय की एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर वास्तव में आपके होश उड़ जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि समय खुद को जानने का दूसरा मौका नहीं देगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जिसे रोग प्लेनेट कहा जाता है, जो अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं आवारा भटकता रहता है, जिसके चारों ओर कोई उपग्रह नहीं है, न ही कोई सूरज। ऐसे ग्रह पर लगातार अंधेरे का ही साम्राज्य रहेगा। ऐसे में अगर आपको इस ग्रह पर 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हो कि कितना समय बीत चुका है? न दिन, न रात, न पूर्णिमा, न अमावस्या। ऐसा कोई साइक्लिक पैटर्न आप उस ग्रह पर नहीं देख पाओगे। ऐसे में क्या आप बता पाओगे कि कितना समय बीत चुका है? वहीं धरती पर मौजूद एक बच्चा भी आसानी से कैलकुलेट कर लेगा कि वह कितने समय से जी रहा है। एक जानवर भी समय को फील कर पाएगा, क्योंकि यहां सूरज और चांद की वजह से एक साइक्लिक पैटर्न मौजूद है, जिससे हम सब पृथ्वीवासी समय को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जिस तरह लॉकडाउन के समय हम सब 1 साल के लिए कैद रहे, उस वजह से आज भी लोगों को लगता है कि वे 1 साल के समय को स्किप करके सीधे आज के टाइम में आ चुके हैं, यानी हम उस समय को उतना फील ही नहीं करते। ऐसे में यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो हमारी सोच की धज्जियां उड़ा देगा। वो सवाल है कि क्या समय वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? क्या समय हम इंसानों ने अपने जिंदगी के कामकाज के लिए इन्वेंट किया है? अगर धरती पर दिन रात ना होते, चांद ना होता, तो क्या हम समय को माप सकते थे? अगर नहीं, तो क्या समय वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? दोस्तों, अगर सूरज और चांद ना होते, तब भी एक ऐसी चीज होती जिसकी वजह से हम यह पता कर पाते कि कितना समय बीत चुका है, और वो चीज है स्टार्स। सूरज और चांद के न होने की वजह से हमें ब्रह्मांड के सितारे आमतौर पर रात में नजर आने वाले सितारों से कई गुना ज्यादा संख्या में दिखाई देते। अगर हमारा आवारा ग्रह अपनी अक्ष पर घूम रहा होता, तब यह आसमान भी एक साइक्लिक पैटर्न बनाता, जिस वजह से हम समय को माप सकते हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में कहीं दूर अकेले छोड़ दिया जाए, तो आप चारों तरफ ब्रह्मांड के सभी तारों, गैलेक्सीज को देख पाओगे, जिससे आप समय को माप सकते हो। अगर आप अंधे हो, तब भी आप अपने हार्ट बीट के पैटर्न से समय को माप सकते हैं, यानी हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिससे आप उसे मेजर करके समय को माप सकते हो। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि समय एक ऐसी चीज है जिसे मापने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए, जिसके बिना हम समय को नहीं माप सकते। यहां यह सवाल उठता है कि अगर कोई रेफरेंस ना हो, तो क्या समय भी नहीं होगा? क्या समय नहीं बीतेगा? क्या समय एक कल्पना है जिसके लिए किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ती हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद छोटा है या बड़ा, तो आपका सवाल होगा कि किससे छोटा और किससे बड़ा? चांद धरती से छोटा है, लेकिन हमसे बड़ा है। धरती सूरज से छोटी है, लेकिन चांद से बड़ी है। इसी तरह मान लीजिए, अगर आपके अलावा और किसी भी चीज का अस्तित्व ही न हो, तो क्या आप समय को महसूस कर पाएंगे? अगर हम मान ले कि इस वजह से समय जैसी कोई चीज ही नहीं है, तब यही सवाल साइज पर भी उठेगा कि क्या किसी वस्तु की कोई साइज होती भी है या नहीं। धरती के अलावा कुछ भी ना हो, तब धरती छोटी है या बड़ी, इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन क्या तब हम कह सकते हैं कि साइज जैसी कोई चीज होती ही नहीं? यहां पर यह कहा जा सकता है कि तब हम अपने खुद के कंपैरिजन से धरती को बड़ा बता सकते हैं। पर अगर हम भी ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ एक ही वस्तु एग्जिस्ट करती हो, तब सवाल है कि क्या उस वस्तु की कोई प्रॉपर्टी है भी या नहीं?
किसी भी चीज की प्रॉपर्टी कंपैरिजन से पता चलती है। सिर्फ एक ही वस्तु का अस्तित्व होने पर उसकी प्रॉपर्टीज का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में उसका होना भी न होने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, हम सब है, सूरज है, चांद है और आसमान में मौजूद करोड़ों तारे इस बात के गवाह है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व है। जहां अनगिनत चीजें मौजूद है, उन्हीं में से एक ऐसी चीज जिसे हम आज तक नहीं जान पाए हैं। प्राचीन लोग जिसे हमेशा जानने की कोशिश में अनेकों कल्पनाएं करते रहे हैं, वो चीज है समय। अगर समय एग्जिस्ट करता है तो वह क्या है, कैसा है? क्या समय को हम जान सकते हैं? अगर हां, तो क्या समय में आगे पीछे भी जाना संभव है? अगर हां, तो क्या समय से भी परे कुछ है? अगर समय से भी परे कुछ एग्जिस्ट करता है तो वह क्या है? दोस्तों, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हम कुछ हद तक समय को भी जान पाए हैं। आज हम विज्ञान की नजर से समय के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। वैज्ञानिकों की नजर से हम जान पाएंगे कि किस तरह समय हमारे यूनिवर्स और रियलिटी को शेप करता है। हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की कल्पना में चल रही उस सूक्ष्म थॉट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो समय के एक ऐसे राज से पर्दा खोलता है जो अब तक चली आ रही हमारी सोच और मान्यताओं को सिरे से उखाड़ फेंकती है। हम ये जानेंगे कि कैसे क्वांटम दुनिया में होने वाली हरकतें समय को भी चकमा देती है, जो हमें बताती है कि कुछ ऐसी चीज भी है जो समय से भी परे है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर समय का विज्ञान क्या है। दोस्तों, विज्ञान के शुरुआती समय में न्यूटन जैसे वैज्ञानिक समय को एक यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट चीज मानते थे जो हर जगह एक समान बहाव में चलता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, ब्रह्मांड की और गहराइयों में उतरे, तब वैज्ञानिकों के लिए नए चैलेंजेस सामने आए, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल को कॉस्मिक स्केल पर कैसे समझा जाए, ग्रेविटी आखिर कैसे काम करती है। क्वांटम दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स देखे गए जहां समय की आम मान्यताएं टूटती नजर आई। इस समय पिक्चर में एक नए वैज्ञानिक की एंट्री होती है जिसने एक ऐसी थ्योरी दी जो न सिर्फ ग्रेविटी को समझाती है बल्कि समय क्या है इसे लेकर कई गहरे राज खोलती है। यह समय था 20वीं सदी का, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को हमारे सामने रखा और 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी देकर समय के विज्ञान को खोलकर रख दिया। तो दोस्तों, आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी समय को एक नए ढंग से देखती है। यह हमें स्पेस टाइम के बारे में बताती है। यानी आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस और टाइम दोनों एक ऐसी चीज है जिसे हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। स्पेस और टाइम दोनों अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे में कुछ इस तरह गूंथे हुए हैं जिसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। यह स्पेस टाइम एक ऐसी चीज है जो हर जगह मौजूद है, हमारे अंदर भी, धरती के अंदर भी, अंतरिक्ष में, हर जगह यह मौजूद है। दुनिया की कोई भी चीज जिसमें कुछ न कुछ मास हो, वह इस स्पेस टाइम फैब्रिक को अफेक्ट करती है। यानी सूरज, धरती, सभी तारे, ग्रह, उपग्रह और एस्टेरॉयड इस स्पेस टाइम के अंदर ही मौजूद है और इसे प्रभावित करते हैं। यहां तक कि हम और आप सभी इस स्पेस टाइम को कुछ न कुछ प्रभावित करते हैं। जिस वस्तु में जितना मास होता है वह स्पेस टाइम को उतना ही अधिक कर्व करता है और उसी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। एक ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना अधिक कर्व कर देता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सेंटर पर टाइम ही शून्य हो जाता है, यानी समय भी वहां एग्जिस्ट नहीं करता। वहीं पर स्पेस में जो चीज जितने ज्यादा स्पीड से चलती है, समय उसके लिए उतना ही धीरे चलने लगता है। प्रकाश की गति पर आकर समय भी रुक जाता है। यानी प्रकाश के लिए समय गुजरता ही नहीं, प्रकाश समय को फील ही नहीं करता। यहां से हमें यह पता चलता है समय एक ऐसी चीज है जिसे हम स्पेस से अलग करके नहीं देख सकते। वहीं रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय एक ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण बल और स्पीड से प्रभावित होता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा वहां समय उतना धीरे चलेगा और जितना अधिक स्पीड होगी वहां समय धीरे चलेगा। ब्लैक होल के केंद्र में और प्रकाश की गति पर आकर समय भी थम जाता है, समय भी दम तोड़ देता है। दोस्तों, इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिससे यह बात पूरी तरह प्रूव हो गई कि समय का कोई यूनिवर्सल बहाव नहीं है जो हर जगह एक ही फ्लो में बह रहा हो, बल्कि यह बहाव
हर जगह अलग अलग है। दोस्तों, 1971 में जोसेफ हेफले और रिचर्ड कीटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां दो एटॉमिक क्लॉक्स को दो एयरप्लेन में रखा गया, जहां एक प्लेन पूरी धरती के चारों ओर ईस्ट डायरेक्शन में चक्कर काटता है तो दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में। जब इन क्लॉक में मौजूद टाइम को धरती पर मौजूद यूएस नेवल ऑब्जर्वेटोरी के टाइम से मैच किया गया तो इन तीनों क्लॉक्स के टाइम में डिफरेंस नजर आया। ये डिफरेंस आइंस्टाइन की थ्योरी द्वारा प्रेडिक्ट किए गए डिफरेंस के बराबर था। ये तीनों क्लॉक्स के टाइम में कुछ नैनो सेकंड्स का डिफरेंस आया, जो आइंस्टाइन की थ्योरी को पूरी तरह से सही साबित करता है कि समय का बहाव हर जगह अलग अलग है। धरती के ऊपर ग्रेविटी कम है और धरती पर नीचे ग्रेविटी अधिक है, जिस वजह से इन एटॉमिक क्लॉक्स द्वारा मेजर किए गए टाइम में डिफरेंस से हमें पता चलता है कि वास्तव में स्पीड और ग्रेविटी की वजह से समय के बहाव में फर्क आता है। यानी आपके पैर के अंगूठे और आपके सर के बीच टाइम के फ्लो में अंतर है। हाँ, ये अंतर इतना कम है कि वह हमारे लिए न के बराबर है। दोस्तों, जहां न्यूटन टाइम को एब्सोल्यूट मानते थे, यानी वह हर जगह एक समान बहाव से चल रहा है, वहीं आइंस्टाइन ने यह साबित कर दिया था कि टाइम एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग बहाव में चलती है, जिसे ग्रेविटी और स्पीड दोनों अफेक्ट करते हैं। यानी अगर आप प्रकाश की गति के 99% स्पीड पर चलो तो आपके लिए समय काफी धीरे हो जाएगा, वहीं हमारी दुनिया का समय काफी तेजी से बीतेगा, जिस वजह से जब आप नॉर्मल स्पीड पर आओगे तब तक हमारी दुनिया समय में काफी आगे पहुंच चुकी होगी। यानी अगर हम ऐसी ट्रेन बना पाएं जो प्रकाश की गति से धरती के चारों ओर चले तो हम भविष्य यात्रा यानी टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर आप ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो लाइट स्पीड से चल रही है, ऐसी ट्रेन के अंदर के यात्रियों के लिए समय काफी धीरे धीरे चलेगा और बाहर की दुनिया में समय ट्रेन के मुकाबले काफी तेजी से बह रहा होगा। अगर ट्रेन के अंदर की क्लॉक के अनुसार आप एक हफ्ते इस ट्रेन में बैठे रहो तो बाहर 10 साल बीत जाएंगे, और जब आप अपने टाइम के अनुसार एक हफ्ते बाद बाहर निकलोगे तो आप 10 साल आगे एक भविष्य की दुनिया में एंटर करोगे। यानी आप वास्तव में भविष्य में समय यात्रा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि अगर टाइम ट्रेवल संभव है तो सिर्फ भविष्य में जाना ही क्यों संभव है? क्या पास्ट में जाना संभव नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पास्ट में जाने से रोक रही है? क्या पास्ट सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी टाइम के साथ यह हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जाता है। इससे यह बात निकल के आती है कि टाइम का एरो हमेशा पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही जाता है। टाइम एक वन डायरेक्शनल चीज ही क्यों है, जिसका फ्लो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ही तरफ है? ऐसे में सवाल यह है कि क्यों हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बदलकर अपने फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पास्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते? एरो ऑफ टाइम हमें बताता है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन वही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम का एरो एंट्रोपी की वजह से है, और बिग बैंग के बाद एंट्रोपी ने टाइम के परसेप्शन को बनाया है। जिस तरह धरती पर कोई चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है, नीचे से ऊपर नहीं, यानी स्पेस की डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ ही है। इसका मतलब यह नहीं कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन ही ना हो, और यह भी नहीं कि स्पेस ही ना हो, क्योंकि अगर आप स्पेस में चले जाए तो वहां डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब डायरेक्शन धरती पर ग्रेविटी की वजह से है। स्पेस में ऊपर नीचे ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि स्पेस और डायरेक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करती। हमें पता है स्पेस एग्जिस्ट करता है और हम वहां किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स्ड नहीं है। इसी तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिग बैंग के बाद होने वाली घटनाओं की वजह से पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारी दुनिया में कोई डाइवर्सिटी ही ना हो, सब कुछ सेम हो, हर जगह कोई बदलाव ना हो, जैसा कल था वैसा आज हो, तो क्या हमारे लिए पास्ट की मेमोरीज एग्जिस्ट करेगी? जिस दिन आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हो, तब वह आपकी मेमोरी बनाएगा और उस पास्ट की वजह से आप फ्यूचर को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर दिन एक ही लाइफ जियो, ग्राउंड हॉग डे फिल्म की तरह सुबह उठाते ही एक ही दिन आपके लिए रिपीट होने लग जाए, तब क्या आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्क कर पाओगे?
ऐसे में जब पास्ट हमारे परसेप्शन में नहीं होगा तो क्या फ्यूचर भी एग्जिस्ट करेगा? हम जानते हैं कि ये सब डाइवर्सिटीज और बदलाव ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिग बैंग के बाद आए हैं। बिग बैंग ब्रह्मांड का पहला बदलाव था। हम यूनिवर्स की एंट्रोपी की वजह से टाइम का परसेप्शन महसूस करते हैं और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। एंट्रोपी की वजह से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के परसेप्शन को महसूस करते हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करते? क्या हमारे पैदा होने से पहले पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता था? धरती पर लाइफ 3.5 अरब साल पहले पैदा हुई है। क्या उससे पहले पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता था? हम जानते हैं कि यूनिवर्स का इतिहास 13.8 अरब साल पुराना है। ऐसे में आखिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? क्या फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? इसे जानने के लिए हमें जाना होगा इतिहास के सबसे स्मार्ट वैज्ञानिक के दिमाग में चल रहे एक थॉट एक्सपेरिमेंट को देखने, यानी हम अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में पहुंच चुके हैं। अब यहां हम जानने वाले हैं एक ऐसी चीज जो हमारी मान्यताओं को झकझोर देगी। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक ट्रेन लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, जिसके बीच में एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है एलिस। ट्रेन के दोनों तरफ लगातार 2 लाइट ब्लिंक कर रही है। जैसे ही ट्रेन में खड़ा एलिस आपकी साइट ऑफ लाइन के सामने आता है, तब दोनों तरफ की लाइट्स ब्लिंक करती है। यहां पर सवाल है कि इन दोनों को क्या दिखाई देगा? क्या दोनों इन लाइट्स को एक साथ ब्लिंक करते हुए देखेंगे या एक के बाद दूसरी को? यहां आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ही मोमेंट पर एक ही घटना को ये 2 लोग बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। जहां आप इन दोनों लाइट को एक साथ ब्लिंक करते देखोगे, वहीं एलिस इन्हें एक साथ ब्लिंक करते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वह राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जिस वजह से राइट डायरेक्शन की लाइट और एलिस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है और लेफ्ट लाइट और एलिस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिस वजह से एलिस को पहले राइट लाइट दिखेगी और बाद में लेफ्ट लाइट। वहीं पर आपको दोनों लाइट एक साथ ब्लिंक करती दिखाई देगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर सच क्या है? एक ही मोमेंट पर एक ही घटना को 2 लोगों ने 2 अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा, लेकिन दोनों उसे अलग देखते हैं। यहां पर गलत कोई भी नहीं है, बल्कि दोनों ही 2 अलग रियलिटीज को देख रहे हैं। लेकिन इस थॉट एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि दोनों के प्रेजेंट मोमेंट अलग है। एक साथ 2 अलग अलग प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी वह समय जिसे हम नाउ यानी अब भी कहते हैं, वह नाउ मोमेंट सबके लिए एक ही साथ हो, यह जरूरी नहीं। यानी कोई भी मोमेंट एक नाउ मोमेंट हो सकता है, यानी एक नाउ मोमेंट पास्ट और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। यह सब स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है, जहां स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। यह स्पेस टाइम ही हमारी टाइम की इस रियलिटी को शेप करता है। इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार हम सब स्पेस टाइम से घिरे एक ब्लॉक यूनिवर्स में रह रहे हैं, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यह ब्लॉक यूनिवर्स प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए कोई पास्ट और फ्यूचर जैसी चीज नहीं है, लेकिन इस ब्लॉक यूनिवर्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसे हम पास्ट कहते हैं वह इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं वह इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, इस बात को हम एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हैं। सूरज से आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ऐसे में आप सब जब सुबह सूरज को देखते हैं तो आप 8 मिनट पुरानी घटना देख रहे होते हैं, यानी आप पास्ट को देखते हैं। लेकिन 8 मिनट पहले यही पास्ट सूरज का प्रेजेंट था, और अब यह पास्ट की इंफॉर्मेशन हमारे प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। वहीं इसी वक्त सूर्य का प्रेजेंट मोमेंट हमें अगले 8 मिनट बाद मिलेगा, जो कि फिलहाल हमारे प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। यहां आप समझ सकते हैं कि कैसे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को एग्जिस्ट करते हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हुआ। पास्ट की यह घटना आज भी धरती से 6.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी ग्रह पर बैठे एडवांस एलियंस के लिए उसके प्रेजेंट मोमेंट में देखी जा सकती है। अगर उनके पास एक ऐसा टेलीस्कोप हो जो धरती पर काफी डिटेल में देख सके, तब वह एलियंस करोड़ों साल पुरानी इस घटना को अपने प्रेजेंट मोमेंट में देख पाएंगे, जबकि हमारे प्रेजेंट मोमेंट को वो नहीं देख सकते हैं।
वह उनके लिए फ्यूचर है जो अगले 6.5 करोड़ साल बाद उनकी दुनिया तक पहुंचेगा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आइंस्टाइन का यह थॉट एक्सपेरिमेंट समय को लेकर एक और आइडिया की तरफ इशारा करता है कि यूनिवर्स में कई पैरेलल टाइमलाइंस भी हो सकती हैं। यानी इसी मोमेंट पर एक साथ एक जगह पैरेलल टाइमलाइंस में कई रियलिटीज भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने समय को क्लासिकल फिजिक्स और रिलेटिविटी की नजर से देखा है, पर अब हम समय को क्वांटम मैकेनिक्स की नजर से देखेंगे तो यह आपके दिमाग को फिर से हार्ट अटैक देगी। दोस्तों, क्वांटम दुनिया में मौजूद पार्टिकल्स की रियलिटी हमारी दुनिया में मौजूद रियलिटी से काफी अलग है। जहां आप एक ही समय में एक ही जगह मौजूद हो सकते हो, वहां क्वांटम दुनिया के पार्टिकल्स एक ही समय में कई जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको क्वांटम दुनिया में भेज दिया जाए तो आप एक रूम में एक ही मोमेंट पर कई जगह एग्जिस्ट कर सकते हो। यानी यहां पर कुछ ऐसा लगता है जैसे ये पार्टिकल्स समय से प्रभावित ही ना होते हो, या समय पर इनका कुछ कंट्रोल हो, या फिर समय यहां एग्जिस्ट ही ना करता हो। क्वांटम दुनिया के ऐसे फिनोमेनन समय की आम समझ की धज्जियां उड़ाते हैं। जहां क्लासिकल फिजिक्स में समय का एक कंटिन्यूअस बहाव है, वहीं क्वांटम दुनिया में जरूरी नहीं है कि समय लगातार बहाव ही रखता है। समय यहां काफी ब्लरी विजन के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्वांटम दुनिया के कुछ फेनोमेनॉन ये बताते हैं कि जैसे क्वांटम वर्ल्ड को समय की जरूरत ही ना हो। क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी प्रक्रियाएं ये बताती है कि एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल तक इंस्टेंटली पहुंच जाती है। यानी बिना कुछ समय लगे ही इंफॉर्मेशन अनंत दूरी पर भी जा सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी भी यूनिवर्स में कुछ नॉन लोकल कनेक्शंस जैसे कि वर्म होल्स का होना प्रिडिक्ट करती है, जिनके थ्रू हम किसी भी जगह बिना कुछ समय लगे पहुंच सकते हैं। यानी शायद समय सिर्फ एक भ्रम हो। तो दोस्तों, इस तरह हमारे पास टाइम को लेकर दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, जिनके अनुसार या तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मात्र हमारा परसेप्शन है, या फिर ये एग्जिस्ट करता है। दोनों ही सिनारियोज में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही साबित होती है। अगर टाइम एग्जिस्ट करता है तो हम सब एक स्पेस टाइम के एक जाल में कैद है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जहां भविष्य में समय यात्रा भी संभव है, जहां पैरेलल टाइमलाइंस भी संभव है, जहां पर कोई भी मोमेंट स्पेशल नहीं है। हियर ऑल मोमेंट्स एग्जिस्ट ऑल द टाइम। वहीं पर दूसरी तरफ अगर टाइम सिर्फ एक परसेप्शन है तो वह परसेप्शन एंट्रोपी की वजह से पैदा होता है, यूनिवर्स में होने वाले बदलावों की वजह से पैदा होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टाइम वास्तव में एग्जिस्ट करता है? अगर टाइम एग्जिस्ट करता है और आपको टाइम ट्रेवल का मौका मिले तो आप कौन से टाइम पीरियड में जाना चाहोगे? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और टाइम लाइन में, तब तक के लिए स्पेस टाइम में घूमते रहो।